यामिनी, जल्दी करो, देर हो रही है। जब मेरे पति की कठोर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं नींद से जाग गई। मैं बहुत गुस्से में थी कि ये सब क्या है। सुबह सुबह उठो और बिना खाए पिए पैसे कमाने निकल जाओ। मैंने अपने पति की आवाज़ को अनसुना कर दिया और बिस्तर पर ही लेटी रही। कुछ देर बाद मेरे पति मेरे पास आए और मेरे ऊपर से रजाई खींचकर गुस्से से बोले, क्या तुम घोड़े बेचकर सो रही हो? मैं पागलों की तरह तुम्हें आवाज़ पर आवाज़ दे रहा हूँ। मेरा पारा हाई होने से पहले जल्दी से नीचे उतर कर आ जाओ। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। हार्दिक मुझे ऐसे ही पारा हाई होने की धमकी देते थे। आज मैं भी बिना किसी डर के फिर से बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि हार्दिक मुझे हमेशा धमकाता था, कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। मैं हमेशा उसकी धमकियों से डर जाती थी, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने को। जो होगा देखा जाएगा, यही सोचकर मैं रजाई में लेटी रही। 5 मिनट बाद उसकी नज़र फिर मुझ पर पड़ी कि अब तक मैं पड़ी पड़ी सो रही हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत ख़राब थी। इस बार जब हार्दिक आया तो उसने मुझे धमकी नहीं दी, बल्कि मेरे बाल खींचकर मुझे खड़ा कर दिया और बोला, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें पहले दिन ही समझा दिया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, मगर तुम पर कोई असर ही नहीं होता। चलो अब ऐसे ही चलो। इतना बोलकर हार्दिक ने मुझे घर से बाहर धक्का दिया, जबकि मैं तो अभी पूरी तरह नींद से भी नहीं जागी थी। मेरे बिखरे हुए बाल थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और मैं हक्का बक्का चेहरा लिए हुए हार्दिक के पीछे खिसकती चली जा रही थी। मैंने कई बार कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी, जिस पर हार्दिक ने गुस्से से कहा था कि ये नौबत तुम खुद लेकर आई हो। जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया था कि तुम्हें एक बार में मेरी बात तो समझ आती ही नहीं है। जब हार्दिक ने मेरी बात नहीं मानी तो हार मानकर मैं चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से के घूंट पीकर रह गई। लेकिन मैं सिर्फ गुस्सा ही कर सकती थी, वो भी अंदर ही अंदर। हार्दिक की बात मानने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक टूटी फूटी दुकान के सामने पहुंच गए थे। उस दुकान पर बहुत कम लोग आते जाते थे। दुकान के मालिक ने जैसे ही हमें देखा, सर के इशारे से हमें अंदर जाने के लिए कहा। हार्दिक और मैं दोनों दुकान के अंदर बने बेसमेंट में चले गए, जहां पर हार्दिक ने अलमारी खोली। अब हार्दिक चुपचाप अपना काम कर रहे थे, मुझसे कुछ कह नहीं रहे थे। अलमारी से हार्दिक ने कुछ कपड़े मेरी तरफ किए और कुछ कपड़े निकालकर खुद पहनने लगे। ये फटे पुराने कपड़े थे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए हार्दिक के हाथ से कपड़े लेकर मैंने एक तरफ रख दिए, जिस पर हार्दिक ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा रखा था और कहा था, खबरदार अगर कोई और ड्रामा किया तो। हार्दिक का इतना ही गुस्सा मुझे डराने के लिए काफ़ी था। कुछ ही देर में मेरा और हार्दिक का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। आज मेरा बार बार रोने को दिल कर रहा था। आंखों में आंसू आते तो हार्दिक से छुपाकर आंसू पोंछ लेती, नहीं तो हार्दिक और गुस्सा करता। शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ था कि हार्दिक ने मुझ पर हाथ उठाया था। नहीं तो इससे पहले हार्दिक सिर्फ और सिर्फ धमकी देते थे और मैं हार्दिक की बात मान भी लेती थी। लेकिन हार्दिक अपनी धमकियों को असल रंग दे देंगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे नीचे बेसमेंट में ही छोड़कर हार्दिक ऊपर चले गए और दुकान के मालिक से कुछ पूछने लगे। मुझे पता था कि हार्दिक क्या पूछ रहे हैं, इसलिए बेकार की उत्सुकता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं चुपचाप से कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद दुकान के मालिक ने हार्दिक की तरफ एक पेपर सिग्नेचर के लिए बढ़ा दिया और कुछ इशारा किया। मैं इस इशारे को भी पहचानती थी। इशारा पाते ही मैं चुपचाप उठकर हार्दिक के पीछे चल दी। अब हम सड़क पर आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हम एक मॉल के सामने आ गए। हार्दिक ने मुझे बाहर पार्क में खड़ा किया और ख़ुद मॉल के अंदर चला गया। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्या पता इतने लोगों के बीच में ही हार्दिक मुझ पर फिर से हाथ उठा देते, इसलिए चुपचाप उस सड़ी गर्मी में ही वहाँ पार्किंग में खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी की गाड़ी वहाँ पर आई। मैं जल्दी से उसके पास बढ़ गई और अपने हाथ आगे बढ़ाकर उससे कुछ पैसे मांगने लगी। उस अमीर आदमी ने मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देखा और उसी गुस्से की हालत में मेरी तरफ कुछ पैसे उछाल दिए। उस आदमी के लिए ये वो पैसे बहुत थोड़े से थे, लेकिन मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। अगर मैं अपनी मर्जी से भीख मांगती तो इतने ही पैसों में अपना गुजारा कर लेती और इस गर्मी से बच जाती, लेकिन हार्दिक मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देते। सो चुपचाप उसी गर्मी में खड़ी अपना काम करती रही। धीरे धीरे करके पार्किंग में गाड़ियों की लाइन लगने लगी। मैं हर आने वाले के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगती और हर आने वाला मेरे हाथ पर कुछ ना कुछ पैसे रख देता। खड़े खड़े मेरी कमर दर्द करने लगी थी, मेरे पैर भी दुखने लगे थे। थोड़ी ही देर में एक पेड़ की छांव में बैठ गई। इतनी देर में 5 गाड़ियां मेरे सामने से निकल गई थीं, लेकिन मैं उनसे भीख मांगने के लिए नहीं उठी। तभी हार्दिक मॉल के बाहर से आ गए
और जब उसने मुझे देखा तो गुस्सा आ गया। गुस्से से मेरे पास आया और बोला, ये क्या कर रही हो? तुम आराम से बैठी हुई हो और देखो तुम्हारे सामने से कितनी गाड़ियां निकल गई हैं। ऐसे होता है क्या धंधा? अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मुझे चुपचाप बता दो, मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ, फिर अपनी मन की मर्जी करती रहना। हार्दिक की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, हार्दिक मेरी कमर। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि हार्दिक ने मेरी कमर में एक लात मारी। लो, हो गई तुम्हारी कमर ठीक। उस समय मैं बैठी हुई थी और हार्दिक खड़ा था, इसलिए हार्दिक की ये हरकत आसपास खड़े लोग नहीं देख पाए थे। हार्दिक की लात इतनी तेज थी कि मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। मैं अपने दर्द से संभल भी न पाई थी कि हार्दिक ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया था और कहा, चुपचाप अपने काम पर लग जाओ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना भी मत। ये कहकर हार्दिक दोबारा मॉल में चला गया था। मैं पूरे दिन की भूखी प्यासी थी, ऊपर से इतनी तेज गर्मी और सोने पर सुहागा था कि हार्दिक की लात ने किया था। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मजबूरी में मैं खड़ी हो गई और दोबारा भीख मांगने लगी। हार्दिक ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था। भूखे रहने की वजह से मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन मैं हार्दिक को मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी काम पर लगी रही। जब हार्दिक अपने काम से फ्री होकर आए तो हम टैक्सी पकड़कर वापस उसी दुकान में चले गए और कपड़े उतार कर रखने के बाद हार्दिक ने कागज पर साइन किए और हम फिर से घर वापस आ गए। काश घर वापस ना आए होते, क्योंकि हार्दिक ने घर आते ही पूरे दिन का गुस्सा निकाल लिया था। दर्द से मेरा पूरा शरीर चीत्कार कर उठा था। पहले मैं उन लड़कियों पर हंसा करती थी जो अपने पतियों की मार खाकर भी अपने पति के साथ ही रहती थीं। मैं सोचती, कैसी बेवकूफ़ औरत है, इतनी मार खाने के बावजूद भी पति को नहीं छोड़ती। मैं उन औरतों को लंबा लंबा लेक्चर दिया करती थी, लेकिन आज जब वही सब कुछ मेरे साथ हुआ तो जैसे मेरी जबान सिल गई थी। हार्दिक मुझे पीटकर और मुझे घर के अंदर बंद करके जा चुके थे। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। मैं तो यहाँ पर किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अपने देश, अपने शहर, अपने घर से इतनी दूर थी कि मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी और ना ही यहाँ से भाग कर जा सकती थी। मैं तो यहाँ के रास्तों को भी नहीं पहचानती थी और भाग कर जाती तो कहाँ जाती। यहाँ के लोगों की भाषा भी दूसरी थी, सब लोग इंग्लिश में बात करते थे और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। रोते रोते पता नहीं कब दीवार से टेक लगा ही सो गई थी। सुबह मेरी आँख हार्दिक की आवाज़ पर खुली थी। आज हार्दिक मुझे बहुत ही प्यार से उठा रहे थे। कल वाली गुस्से की कोई भी झलक हार्दिक में नजर नहीं आ रही थी। आज का हार्दिक कल के हार्दिक से बिल्कुल बदला हुआ था। हार्दिक ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए मुझे उठाया था। कहने लगा, यामिनी उठ जाओ, कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। अब तो हार्दिक का इतना ज़्यादा प्यार मुझे डराने लगा था। आज मैंने गुस्सा दिखाने की गलती नहीं की। गुस्सा दिखाने का अंजाम मैं कल भुगत चुकी थी। मैं चुपचाप उठकर हार्दिक के पीछे चल दी। हार्दिक मुझे खुद ही अपने हाथों से नाश्ता कराने लगा। मैं तो हैरत से आंखें फाड़े हार्दिक को देख रही थी। कल से पहले कभी हार्दिक ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था, तो अब से पहले कभी इतना प्यार भी नहीं जताया था। जैसे ही नाश्ते का पहला कौर मुंह में डाला तो सबसे पहला ख्याल यही आया कि शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ, क्योंकि इतना शानदार नाश्ता मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। हमारे घर में कभी खाना नहीं बनता था। हार्दिक बहुत ही सस्ते से होटल से खाना लेकर आते थे, जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता था, बस गुजारे लायक होता था। मैं कल की भूखी थी, खाने पर टूट पड़ी और जी भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हार्दिक ने मेरी तरफ एक दूध का गिलास बढ़ा दिया, साथ में 2 गोलियां भी पकड़ा दी। कहा कि दूध के साथ खा लो, तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। मैं चुपचाप हार्दिक की सारी बातें मानती चली गई। दूध का गिलास पकड़ा और चुपचाप गोलियां दूध से खा लीं। और फिर उसके बाद हार्दिक ने मुझसे अपने कल वाले रवैये के लिए माफ़ी भी मांगी। मैंने भी हार्दिक को माफ़ कर दिया। हार्दिक को माफ़ करने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। ना तो यहाँ से भाग कर जा सकती थी, ना ही हार्दिक से लड़ सकती थी। हार्दिक से लड़ने का मतलब था कुएं में गिर जाना। हार्दिक बहुत ही प्यार से बोला, यामिनी, दिल तो नहीं कर रहा कि तुम्हें इस हालत में काम पर लेकर जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। शरीर तो मेरा भी दर्द कर रहा था, कल की चोटों का दर्द अब भी था। जब हार्दिक का रवैया बदला हुआ देखा तो मैंने भी कहा, हार्दिक रहने दो ना, आज नहीं चलते हैं। जिस पर हार्दिक बोला, यामिनी, काम पर तो चलना होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए कुछ इंतजाम किया है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया तो सामने व्हीलचेयर पड़ी हुई थी। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम इस पर बैठकर काम करना, अब तुम्हें पैदल नहीं चलना पड़ेगा। व्हीलचेयर देखते ही गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। यानी कि अब हार्दिक
इतना गिर गया था कि मेरे जख्मों से भी पैसे कमाना चाहता था। मैंने आज फिर अपनी मनमानी की और हार्दिक की बात नहीं मानी। मैं व्हीलचेयर पर नहीं बैठी। मेरे मना करने पर हार्दिक का रवैया फिर बदलने लगा था। हार्दिक ने अगली बार थोड़ा चीख कर कहा, यामिनी, सुनाई नहीं देता, व्हीलचेयर पर जाकर बैठ जाओ। फिर मेरी मजबूरी फिर से सामने आ गई। अगर हार्दिक की बात न मानती तो हार्दिक आज मुझे फिर जानवरों की तरह पीटता। मैं चुपचाप जाकर व्हीलचेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर में मैं और हार्दिक फिर से उसी दुकान के पास पहुंचे। इस बार हार्दिक ने मुझे कपड़े बदलने के लिए नहीं दिए। हार्दिक ने मना कर दिया। कहने लगा, तुम ऐसे ही ठीक हो। थोड़ी देर बाद हम फिर से एक मॉल की पार्किंग में आ गए, लेकिन इस बार हार्दिक अंदर नहीं गया। मेरी व्हील चेयर पकड़े हुए वहीं पार्क में खड़ा रहा और मेरे हैरत की हद न रही। इस बार हमें लोगों से भीख मांगनी नहीं पड़ी, बल्कि लोग खुद ही मेरे पास आते और मेरी झोली में पैसे डालकर चले जाते। आज एक ही दिन में हमारे पास इतने सारे पैसे हो गए थे कि शायद एक महीने में भी जमा नहीं कर पाते। हार्दिक तो खुशी से पागल हो रहा था। वो बार बार मुझसे पूछता, यामिनी, भूख तो नहीं लगी? कुछ खाओगी तो नहीं? मुझे भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया। अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर मैं खून के आंसू रो रही थी। मेरे सपने यूं टूट कर बिखर जाएंगे कभी सोचा नहीं था। जब हार्दिक से शादी हुई थी तो कितने सपने सजाकर आई थी। मैं बहुत ही अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखती थी। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी मैंने। अपने पूरे घर की लाडली थी मैं। लेकिन कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, ज़िंदगी उसके ही साथ सबसे भयानक मजाक करती है। और मेरे साथ भी ज़िंदगी ने कैसा ही गंदा भयानक मजाक किया था। बचपन से ही मेरा सपना पुलिस में जाने का था, लेकिन हम एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जहां पर लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ही बहुत बड़ी बात होती है। पुलिस में जाने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैंने अपने पुलिस बनने की ख्वाहिश को अपने मन के अंदर ही दबा लिया था। हम 4 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी थी। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। मेरे तीनों बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। मेरे पापा एक कंपनी में मैनेजर थे और पैसे की कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। आराम से गुजारा हो रहा था। मेरे तीनों बहन भाइयों ने अच्छी शिक्षा पाई थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही लाडली थी, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। मेरे माँ बाप ने भी मुझ पर पढ़ाई के लिए जोर नहीं डाला और इस तरह मैंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। ज़्यादा लाड प्यार की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी भी हो गई थी। जब मेरी माँ मुझे किसी काम के लिए कहती तो मेरा जवाब ना में होता। मेरी माँ ने कहा कि कोई तो हुनर सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो कुछ तो हुनर हाथ में होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर भी कोरी ही रही। मेरी माँ मुझे कोई काम सिखाती तो 1-2 मिनट के बाद ही मैं माँ के पास से हट जाती। खाना बनाने में सिर्फ अंडा बनाना, चाय बनाना आती थी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दाल बना ली। मैंने अपने माँ बाप के लाड प्यार का उन्हें यही फल दिया कि उन्हें खूब सताया। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। अब यहाँ पर भी एक नई परेशानी ने जन्म लिया, क्योंकि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता सबको पढ़ी लिखी, कमाऊ और होनहार लड़की चाहिए थी। ये तीनों गुण लड़की में ना हो तो कम से कम एक गुण तो होना चाहिए। लेकिन किस्मत की बात, मेरे अंदर तो एक भी गुण नहीं था। ना मैं पढ़ी लिखी थी, ना कमाऊ थी और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर था। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था। 1-2 जगह बात बनने भी वाली थी, लेकिन जब लड़के वालों ने छानबीन कराई तो मेरे मोहल्ले वालों ने साफ साफ लड़के वालों के कान भर दिए कि लड़की ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही घर के कामों में माहिर है। घर के कामकाज में भी बहुत ही फूहड़ है। कम पढ़ी लिखी लड़की फिर भी चल जाती है, लेकिन फूहड़ लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाता है। इसलिए कहीं भी मेरे रिश्ते की बात नहीं बनी। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझ पर ताने कसने लगे थे। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती किचन में भेजती, लेकिन मैं कुछ ही देर में किचन से वापस चली आती। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुझे कुछ भी सीखने का कोई शौक़ नहीं था। सारे बहन भाइयों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर मेरा कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका। फिर मेरी माँ ने फ़कीर बाबाओं के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए कि शायद कहीं मेरे रिश्ते पर कोई ग्रहण तो नहीं लगा है, और हो सकता है इसीलिए मेरा रिश्ता ना हो रहा हो। 3-4 बाबा बदलने के बाद कहीं जाकर एक दिन मेरा एक रिश्ता आया। उस रिश्ते को घर बुलाने से पहले मेरी माँ ने न जाने कितनी मन्नतें मुरादें मांगी थीं। मेरे ऊपर भी न जाने क्या क्या पढ़ पढ़ कर फूंकती रहीं। अब तो मुझे भी चिंता थी कि बस किसी तरह शादी हो जाए, वरना हमारी पड़ोसन जिसकी शादी नहीं हुई थी उसकी तरह सारी उम्र लोग मुझे भी ताने देंगे। मैंने भी अपने दिल में दुआएं मांगना शुरू कर दी कि काश ये रिश्ता हो जाए। रिश्ता आया तो बड़ी बहन भी साथ थी, उसका भाई भी था। भाई दुबई में नौकरी करता था और यहाँ इंडिया में शादी करने के लिए आया था। शादी के बाद अपनी पत्नी को फ़ौरन दुबई ले जाता। मेरे माँ बाप को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था।
मगर उन्होंने लड़के को साफ बता दिया कि हमारी लड़की ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही उसे कोई हुनर आता है। यहाँ तक कि हमारी लड़की को खाना पकाना भी नहीं आता। क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि रिश्ते वाले हाथों कर जाएं, लेकिन बाद में फिर लड़की की असलियत जानने के बाद रिश्ते से ना कर दें। क्योंकि जब रिश्ता होने के बाद रिश्ता टूटता है तो ज़्यादा दुख होता है। जिस पर लड़के की बहन ने कहा था, हमें सिर्फ लड़की दिखा दो, अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो इन सब बातों के कोई मायने नहीं, और बाकी जो काम लड़की को नहीं आता वो हम धीरे धीरे उसे सिखा देंगे। और वैसे भी ये सब काम करने की लड़की को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दुबई में मेरे बहुत सारे नौकर हैं और वही सारा काम करते हैं। और फिर जैसे ही मेरी माँ मुझे रिश्ते वालों के सामने लेकर आई, उन लोगों ने मुझे पहले ही नज़र में पसंद कर लिया। मेरी ननद ने उसी वक्त अपने हाथों से भारी भरकम सोने के कंगन उतार कर मेरी कलाई में पहना दिए और बोली, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब जल्दी से लड़की हमारे हवाले कर दें। मेरी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने जब दहेज की बात की तब मेरी नंद ने मना कर दिया। कहने लगी, अरे ये सारा सामान दुबई लेकर कहाँ जाती फिरेगी, बस अपनी लड़की को पहनने के लिए कुछ कपड़े वगैरह दे देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। शादी बहुत ही सादगी से करनी है, इसलिए तैयारियों में टाइम तो लगेगा नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर हमने यामिनी के पेपर भी बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई हार्दिक यामिनी को अपने साथ ही लेकर दुबई जाएगा। मेरे माँ पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी इस अनपढ़ और फूहड़ बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो सकता है, वो भी बिना किसी दहेज के। वो लोग चले गए तो एक बार मेरी माँ ने मेरी भी मर्जी जाननी चाहिए। मैंने सर झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी और सबसे पहले जाकर भगवान को धन्यवाद कहा कि चलो अब मेरी नैया पार हुई, अब लोगों के ताने नहीं सुनना पड़ेंगे। अगले ही हफ्ते शादी थी। पूरा मोहल्ला दांतों तले उंगली दबा रहा था कि यामिनी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कैसे हो गया। और मेरी माँ थी कि सब में प्रधान बनी घूम रही थीं, कहती कि एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, उनसे मैंने एक ऐसा मंत्र करवाया है कि मेरी यामिनी का इतनी जल्दी रिश्ता हो गया। सब लोग मेरी माँ से उस बाबा का नाम पूछते तो मेरी माँ सीधे मना कर देती, कहती मैंने खुद ही ढूंढा है, तुम भी ढूंढ लो। माँ की बातें सुनकर मुझे हंसी आ जाती। और फिर एक हफ्ते बाद ही मेरी शादी भी हो गई। मैं अपनी ससुराल आ गई। शादी के एक हफ्ते बाद तक हम इंडिया रुके थे। तब हार्दिक ने जल्दी जल्दी मेरे पेपर तैयार करवा लिए थे। इसके एक हफ्ते में ही मुझे हार्दिक से इतना प्यार मिला था कि मुझे खुद की किस्मत पर गर्व होने लगा था। शादी के एक हफ्ते बाद ही हम दुबई आ गए। दुबई में हार्दिक का घर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारा था। सुख सुविधाओं का हर सामान घर में मौजूद था। घर में पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी स्वर्ग में पहुंच गई हूं। घर में ऐसे ऐसे सामान थे जो मैंने अपने घर में कभी देखे भी नहीं थे। हार्दिक मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हार्दिक की एक बात मुझे बहुत गलत लगती थी, और वो ये थी कि हार्दिक गुस्सा बहुत करते थे। कोई भी बात कहते तो गुस्से से ही कहते और मुझे धमकाते कि मेरी बात को एक ही बार में मान जाना, नहीं तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर एक बार मेरा हाथ उठ गया तो फिर बार बार उठता रहेगा, इसलिए ये नौबत मत आने देना। हार्दिक की धमकियों से मैं डर जाती थी और हार्दिक की सारी बातें खुशी खुशी मान लेती। दुबई आकर हार्दिक की सबसे पहली बात जो झूठ निकली थी वो ये थी कि हार्दिक ने कहा था कि दुबई में मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन यहाँ तो नौकर नहीं था। घर के सारे काम मैं खुद ही करती थी। खाना बनाना आता नहीं था, इसलिए हार्दिक होटल से खाना ले आते थे। एक महीना तो बहुत ही आराम से गुजर गया, लेकिन एक दिन हार्दिक जब घर आए तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, परेशानी की वजह पूछी तो हार्दिक पहले टालते रहे, लेकिन बहुत बार पूछने पर बताया कि उनकी नौकरी चली गई है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है। अगर हम 8 दिन के अंदर अंदर ये कर्ज नहीं चुका पाए तो हमें दुबई से वापस इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे। हार्दिक की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। दुबई छोड़कर इंडिया जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जो ऐशो आराम मुझे दुबई में मिल रहे थे इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलते। मैंने हार्दिक से कहा, हार्दिक तुम चिंता मत करो, ऐसा करो कुछ अपने लिए काम ढूंढो और मेरे लिए भी कुछ काम ढूंढो। कैसा भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो घर आएंगे। मेरी बात सुनकर हार्दिक ने जो बात कही तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरत से हार्दिक को मैं देखने लगी। हार्दिक ने कहा था कि हम भीख मांगेंगे। मैंने कहा, हार्दिक कैसी बातें कर रहे हो, भीख मांगना तो बहुत ही गंदा काम है। भगवान ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे। हार्दिक कहने लगा कि 8 दिन के अंदर ही मैं अपना सारा कर्जा उतारना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो भी भीख मांगता है, एक दिन में ही लाखों कमा लेता है। अगर हम भी भीख मांगेंगे तो 8 दिन में ही हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा, फिर हम ये काम करना छोड़ देंगे
और हो सकता है पैसे थोड़े ज़्यादा हो जाएं तो मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू कर दूंगा, फिर तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। हार्दिक ने धीरे धीरे मुझे शीशे में उतार लिया था। मजबूरी में मैंने हार्दिक की बात मान ली। हार्दिक ने मुझे बताया कि यहाँ भीख मांगने का अलग ही सिस्टम है। यहाँ भीख मांगने के लिए पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और फिर हार्दिक मुझे एक दुकान में ले आए। उस दुकान में फटे पुराने कपड़ों के लिए एक लॉकर दिया जाता था और कुछ पेपरों पर साइन भी कराए जाते थे। काम पर जाने से पहले साइन कराए जाते, फिर काम से लौटने के बाद भी साइन कराए जाते थे। मैंने और हार्दिक ने भीख मांगने का काम शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन फिर मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरी आदत पड़ गई। धीरे धीरे करके 4-5 दिन में ही हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम आराम से कर्ज उतार देते। फिर मैंने हार्दिक से कहा कि हार्दिक हार्दिक अब हम लोगों को ये काम बंद कर देना चाहिए। मेरी बात सुनकर हार्दिक बहुत गुस्सा हो गए। कहने लगे, पागल हो गई हो, बिना मेहनत किए इतना पैसा हाथ आ रहा है, तुम उसे छोड़ना चाहती हो। हार्दिक ने मेरी बात नहीं मानी और वो लगातार भीख मांगते रहे। भीख मांगकर हार्दिक खूब पैसे कमा रहे थे, जैसे पैसे की बारिश हो रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि हार्दिक इतने पैसे डालते कहाँ हैं, क्योंकि घर में खाना भी उसी सस्ते से होटल से आता था और घर में हार्दिक कोई और इस्तेमाल की चीज़ें भी नहीं लाते थे। बस पुरानी चीज़ों पर ही गुजारा हो रहा था। एक बार जब मैंने हार्दिक से इस बारे में पूछा तो हार्दिक ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। हार्दिक का गुस्सा देखकर मैं चुप हो गई थी। व्हीलचेयर पर भीख मांगते मांगते मुझे 8 दिन हो चुके थे। मुझे बहुत अजीब लगता। भगवान ने मुझे चारों हाथ पैर दिए हैं, फिर भी मैं अपाहिज बनकर लोगों से भीख मांगती थी। मुझे बहुत बुरा लगता। मैंने हार्दिक से कहा कि मैं व्हील चेयर पर बैठकर भीख नहीं मांगूंगी। अगर आपने ज़्यादा जिद की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। कुछ सोचकर हार्दिक ने मेरी बात मान ली। हम पुराने तरीके से ही भीख मांगने लगे। एक दिन हार्दिक मेरे पास आए। कहने लगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जाएंगे। पता नहीं हार्दिक कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर में हम घर से बाहर आ चुके थे। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। हार्दिक ने मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया, लेकिन मुझे हार्दिक के बिना गाड़ी में बैठते हुए डर लग रहा था। मैंने हार्दिक से कहा कि आप भी मेरे साथ बैठें, लेकिन हार्दिक ने मना कर दिया। तो फिर मैंने भी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। हार्दिक ने मुझे समझाया, ये आदमी मेरा दोस्त है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। हार्दिक मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर न जाने कहाँ चला गया। इतनी ही देर में उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मुझे लेकर चल दिया। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैं चीखने लगी थी। उस आदमी ने गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा दिए और मुझे एक बहुत ही वीरान जगह पर ले आया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। डर के मारे मेरे दिल की धड़कन बंद होने वाली थी। सुनसान जगह पर एक गाड़ी में एक अनजान आदमी के साथ मैं अकेली थी। कुछ भी हो सकता था। मेरे बहुत चीखने पर उस आदमी ने मुझे शांत कराया और कहा, बहन चुप हो जाओ, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। ये कहकर उस आदमी ने मेरे सामने मोबाइल का एक वीडियो कर दिया। वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सिर पर बिजली गिरी हो। वो आदमी सही कर रहा था, उसने सच में मेरी जान बचाई थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि हार्दिक किसी से नोटों से भरा हुआ बैग ले रहा था और एक बैग वापस दे रहा था जिसमें ड्रग्स, यानी कि हार्दिक गैर कानूनी धंधा करता था। लड़कियां और ड्रग्स सप्लाई करता था, यानी मुझसे भीख मंगवाकर जो पैसे जमा होते उसे गैर कानूनी बिजनेस कर रहा था। साथ ही खुद को भिखारी दिखाकर पुलिस की नज़रों से बचा हुआ था। उस आदमी ने एक और धमाका मेरे सिर पर किया। उसने कहा कि आज भी तुम्हारे पति ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है। मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति को पकड़ने के लिए ही मैंने तुम्हारे पति के सामने तुम्हें एक रात के लिए खरीदने की बात रखी थी, जिस पर तुम्हारा पति फौरन मान गया। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैंने तो तुम्हें एक रात के लिए इसलिए ख़रीदा है ताकि तुमसे सारी जानकारी हासिल कर सकूँ। एक तुम ही हो जो हार्दिक को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकती हो। तुम हमें हार्दिक के अड्डे का पता बता दो। हार्दिक इस काम में अकेला नहीं है, पूरा गैंग है जो हार्दिक के साथ मिलकर काम करता है। तुम्हारी एक छोटी सी मदद से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। हार्दिक ने तुमसे शादी ही इसलिए की है ताकि तुमसे भीख मंगवाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इंडिया में हार्दिक की कोई बहन नहीं है। हार्दिक की बहन बनकर जो तुम्हारे घर गई थी वो भी हार्दिक की गैंग की एक लड़की है। अगर तुमने पुलिस की मदद कर दी तो तुम अपने घर भी जा सकोगी, क्योंकि पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेगी। लेकिन अगर तुमने पुलिस की मदद नहीं की तो हमें मजबूरी में तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। हार्दिक की बेवफाई पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोच लिया था कि मैं पुलिस वाले की मदद जरूर करूंगी। पुलिस में जाना तो मेरा सपना ही था। ये सपना पूरा ना हो सका,
लेकिन कम से कम पुलिस वालों की मदद करके मेरे दिल को कुछ तो सुकून मिलता। मैंने पुलिस को उस टूटी फूटी दुकान के बारे में बता दिया कि वहीं पर जाकर हार्दिक साइन करता है और अपना हुलिया चेंज करता है। जरूर इस बिजनेस के तार उस दुकान से जुड़े हुए हैं। अब उस पुलिस वाले ने मुझे हार्दिक के पास नहीं भेजा और मेरा इंतजाम करके मुझे इंडिया वापस भेज दिया। उस दुकान पर छापा मारकर हार्दिक पकड़ा गया था। उसके पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया था। मैं घर आई तो मैंने अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई थी। अपनी गलतियों पर खूब पछताई थी कि मैंने आपकी बात मानकर ना तो पढ़ाई करी और ना ही घर का कोई कामकाज सीखा, जिसका मुझे ये सिला मिला कि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरी हालत देखकर और मेरी कहानी सुनकर मेरी माँ ने अपना सिर पीट लिया था। कुछ ही दिनों बाद हार्दिक की तरफ से मुझे तलाक के पेपर आ गए थे। हार्दिक पुलिस की हिरासत में था और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। मेरे पापा ने मुझे बहुत दिलासा दिया था। मेरे पापा ने ही मुझे समझाया कि अब पुरानी बातों को लेकर मत बैठी रहो। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 21 साल की उम्र हो पाई है तुम्हारी। अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। आज पापा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का इरादा कर लिया, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी अनपढ़ बनकर नहीं गुजार सकती थी। मेरे पापा ने गांव का घर बेच दिया और शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। आज मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है, 1 साल का। मेरी ज़िंदगी का जो 1 साल का कड़वा एक्सपीरियंस था उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इन गुजरे सालों में न जाने कितने लड़कों ने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैंने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि प्यार मोहब्बत जैसे शब्दों से मेरा विश्वास उठ गया है। लगता नहीं कि मैं किसी पर विश्वास कर पाऊंगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। मेरी माँ को मेरी चिंता लगी रहती है। वो मुझसे जिद करती हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ। मुझे अब शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। बस अभी एक ही सपना है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ और ख़ुद के पैरों पर खड़ी होकर अपनी सुकून से ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, जब तक कि हार्दिक का दिया हुआ जख्म मेरे दिल से पूरी तरह मिट ना जाए। दोस्तों, मेरे लिए प्रे करना कि हार्दिक के दिए हुए इस जख्म को मैं जल्दी ही भूल जाऊं और एक अच्छे से लड़के पर भरोसा करके उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। कहानी को सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।